नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेडिप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, फिर से हाजिर हुआ हूँ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 20 बेस्ट एमसीक्यू करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स 15 दिसंबर से टेंटेटिव डे रखा गया है और उसी दिन से शुरू होने वाला है। तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इकोनॉमिक्स जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और कठिन सब्जेक्ट है और यहाँ से फैक्चुअल और करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस पूछे आएंगे फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए आज 20 एमसीक्यू करते हैं और थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, अ टैक्स व्हिच इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। वो कौन सा टैक्स है जो एक पर्सन पे करता है? चलिए आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए रेट, ऑप्शन बी लोकल टैक्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स या ऑप्शन डी इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए ट्राई कीजिए, ऑप्शन बॉक्स में कमेंट करते रहिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया और फ्रॉम द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और ये डायरेक्टली एक पर्सन के ऊपर निर्भर है। ओके दोस्तों, डायरेक्टली पे होता है। तो चलिए नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कौन से टर्म पर मेज़र होता है? हम कैसे मापते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए नेशनल इनकम, ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नन ऑफ द अबव। ट्राई कीजिए दोस्तों, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन में होगा आंसर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी? तो सही जवाब है नेशनल इनकम। देश का आय आप कह सकते हैं, जितना नेशनल इनकम बढ़ेगा उतना ही देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होगा। सबसे एक नंबर की इकोनॉमी आज तक का है यूएसए, इस नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद यूके और इंडिया है। ठीक है दोस्तों, 1 से 10 में से इंडिया का जीडीपी है। तो नेक्स्ट चलिए, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। जो रहने का जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो मेज़र किस चीज़ से किया जाता है? यही क्वेश्चन है। जैसे कि आप अगर दुबई जाए या अमेरिका में जाए तो वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। या अगर आप किसी और थोड़ा कंट्री में जाए, जैसे कि हम अगर म्यांमार में जाए या लाओस में जाए, तो इंडिया के मुकाबले वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो है। तो किस चीज़ से हम लोग को लिविंग स्टैंडर्ड मेज़र किया जाता है? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए पॉवर्टी रेशियो, ऑप्शन बी नेशनल इनकम, ऑप्शन सी पर कैपिटा इनकम या ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। चलिए ये काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी पर कैपिटा इनकम। इंडिया का जीडीपी सिंगापुर के जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जीडीपी 1 से 10 तक आता है। 1 से 10 देशों के बीच इंडिया का जीडीपी आता है। इंडिया का रैंक है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बिफोर द कोविड इट वाज 5th आफ्टर जर्मनी। लेकिन सिंगापुर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया से काफ़ी पीछे है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड में सिंगापुर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? वहाँ के पीपल का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम है 1 लाख, साल में 1 लाख पर कैपिटा एवरेज है इंडिया में, लेकिन वही साल में 12 लाख होगा सिंगापुर पे, ज़्यादा, मोर देन 12 लाख। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट। तो पर कैपिटा इनकम से इंसानों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हिच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो मेजरमेंट कहाँ से कीजिए? मेजरमेंट का टूल, सबसे अच्छा मेजरमेंट का टूल कौन सा है? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए जीडीपी, ऑप्शन बी जीएनपी, ऑप्शन सी नेट रेवेन्यू या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर मेजरमेंट करना हो जीडीपी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो सबसे
उपयोगी उपाय क्या है? चलिए कीजिए, आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए। वो है, आंसर होगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेजरमेंट करने के सबसे अच्छा उपाय है, और जीडीपी इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। Once the demand for grants and expenditure of different departments are passed by the parliament, अगर डिफाइंड डिपार्टमेंट्स पार्लियामेंट के डिफाइंड डिपार्टमेंट्स ने ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर को बिल पास कर दिया है, अ बिल टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम लोग को जितना भी सैलरी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जितना भी खर्चा होता है, स्कीम्स होता है, योजना होता है, सब कंसोलिडेटेड फंड से हम लेते हैं। तो कौन सा बिल तब पेश किया जाता है? तो जब पेश किया जाता है, जब खर्चे के लिए या एक्सपेंडिचर के लिए जब बिल जो पेश किया जाता है, जो बिल पास होता है, वो बिल का नाम क्या है? आपको ऑप्शन से, ऑप्शन ए फाइनेंस बिल, ऑप्शन बी मनी बिल, या ऑप्शन सी एप्रोप्रिएशन बिल। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए। फाइनेंस बिल, मनी बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एप्रोप्रिएशन बिल इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जितना भी कंसोलिडेटेड फंड से हम लोग खर्चे के लिए बिल भेजते हैं, वो उसके क्या कहता है, क्या कहा जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है दोस्तों। और जितना भी आपातकालीन मतलब इमरजेंसी के दौरान अगर भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए, तब हम कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से तब पैसा, आपातकालीन से वहाँ से पैसा आता है। चलिए नेक्स्ट। By which bill does the government make arrangement for the collection of revenues for a year? ये कौन सा बिल है जहाँ से कलेक्शन, रेवेन्यू का कलेक्शन होता है? वो बिल कौन सा है? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए फाइनेंस बिल, ऑप्शन बी फिजिकल बजट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक बिल। चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों, ट्राई करते रहिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन का आंसर काफ़ी कठिन होता है और बच्चे हमेशा ही छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिनेंस बिल। फिनेंस बिल इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ग्रांट्स और एडवांसेस मेड बाय द हाउस टू एनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन until the voting of the demands for grant and passing of the general appropriation bill is called। जब वोट हो, वोटिंग के दौरान जब खर्चा होता है, जब वोट हो जाए और इंटरिम गवर्नमेंट हो, जो भी हो, मतलब चुना हुआ पार्टी पार्लियामेंट में नहीं हो, उस टाइम पर, उस दौरान सपोज यूपीए गवर्नमेंट हार चुका है और एनडीए गवर्नमेंट जीत चुका है, तो यूपीए को छोड़ना पड़ेगा और एनडीए को उस जगह पे कुर्सी संभालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उस गैप में अगर कोई खर्चा हो तो कहाँ से आता है वो? ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए वोट ऑन अकाउंट, ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री बजट, या ऑप्शन सी सप्लीमेंट्री बजट। ट्राई कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट होगा तब वोट होगा वो स्कीम ज़रूरी है या नहीं है, इसलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू वोट उसके बाद पैसा भेजा जाएगा खर्चे के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। ऑन अकाउंट ऑफ सम नेशनल इमरजेंसी और इन ऑर्डर टू कैरी आउट सीक्रेट मिशन द गवर्नमेंट sometimes require fund but may not give the details of the expenditure estimates. The house grants some lump sum amount for this is called। जब नेशनल इमरजेंसी हो या फिनेंशियल इमरजेंसी हो, हालांकि फिनेंशियल इमरजेंसी कभी लगा नहीं इंडिया में, या कोई आपातकालीन सिचुएशन हो, या कोई सीक्रेट मिशन हो, या कोई युद्ध हो जाए इंडिया भारत पाकिस्तान का या भारत चाइना का, तब जब खर्चा होता है तब गवर्नमेंट किसी को जवाबदेही देने की ज़रूरत नहीं होता। तो वो लमसम अमाउंट को क्या कहा जाता है? जिस हाउस से हम लेते हैं उस अमाउंट का क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन से वोट ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन बी कॉन्टिजेंसी बिल, ऑप्शन सी इमरजेंसी बजट, या ऑप्शन डी सप्लीमेंट्री बजट। ट्राई कीजिए।
तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वोट ऑन क्रेडिट। तब भी वोट भी होगा, हमेशा वोट होता है। ठीक है दोस्तों, वोट के दौरान पार्लियामेंट में वोट होता है, हाँ ये खर्चा होने की ज़रूरत है या नहीं, उसके बाद ही मनी ग्रांट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? इन तीनों में से कौन सा उपाय है? आपका ऑप्शन से टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, किसी भी राज्य का पूरा रेवेन्यू। ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितना गुड्स या सर्विस हुआ है इस देश में, उसका प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट अर्नड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट, नेट जो प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच जो नेट हुआ वो। इन तीनों में से कौन सा होगा अगर नेशनल इनकम मालूम करना हो या पता करना हो या जानना हो तो? ट्राई कीजिए। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम कितने सामान या सर्विस उत्पादन करते हैं, उत्पादन से ही बढ़ता है। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग बढ़ते जाएंगे। इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, किसी भी देश का इकोनॉमी बढ़ता जाएगा। जैसे कि चाइना आज सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इकोनॉमिक कंट्री है इंडिया, पूरे वर्ल्ड का आफ्टर यूएसए। क्यों? क्योंकि चाइना पूरा एक कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसिंग हब है, और इंडिया क्या, कंज्यूमिंग हब है। इंडिया कंज्यूम करता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना एक्सपोर्ट करता है। सब कुछ चाइना में मिलता है। वो एक सुई धागा से लेकर एरोप्लेन तक भी चाइना बनाता है आजकल। सब कुछ जो भी हो, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो, जितना भी कपड़ा हो, ओके, जितना धर्म का मूर्ति हो, हम लोग पूजा जो करते हैं, सब सामान चाइना में मिलता है। चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, और इसलिए चाइना आज बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है फाइनेंशियली। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस जितना होगा उतना ही नेशनल इनकम बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए चारों में से कौन सा सही मेथड नहीं है? आपका ऑप्शन से इनकम मेथड, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन सी वैल्यू एडेड मेथड, या ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए चारों में से कौन सा मेथड ठीक नहीं है? ये आंसर नॉट है। जब नॉट आ जाता है तब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आंसर करने में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेथड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड हम लेते नहीं है जब नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं? मेनली आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रोडक्शन मेथड अलोन, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर मेथड अलोन, ऑप्शन सी प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए, थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा जीके का यूज़ कीजिए, थोड़ा आंसर कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। हम लोग उत्पादन करेंगे और उसको बेचेंगे और इनकम होगा। यही मेथड है नेशनल इनकम को सबसे अच्छा डिटरमाइन करने के लिए। सबसे अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, जिसको बनाएंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे बाहर, तभी पैसा आएगा। ओके, और तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। चलिए नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप इकोनॉमिक्स होने के लिए इन चारों में से कौन सा सबसे ज़रूरी है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए कंट्रीज एडवांस इन टेक्नोलॉजी, उस देश को विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहिए। ऑप्शन बी कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, उस देश को ट्रेडिंग बिजनेस में, व्यापार में सबसे आगे होना चाहिए। या ऑप्शन सी कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, उस कंट्री बहुत इंडस्ट्रियल प्रॉफिट अर्न हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री उस कंट्री में खुल रहा है। या ऑप्शन डी कंट्रीज हैविंग लार्ज पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। पर कैपिटा मतलब प्रत्येक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स को, प्रत्येक लोग का, आम इंसान का
इंडिविजुअल इनकम बढ़ना होगा। तो कौन सा सही उपाय है इकोनॉमिक्स डेवलप करने के लिए? सो द राइट आंसर इज 4, कंट्रीज हैविंग लार्ज पर कैपिटा इनकम। लार्ज पर कैपिटा इनकम होने से ही उस देश का इकोनॉमिक बूस्ट होता है। इसलिए इंडिया से लोग सिंगापुर में काम करने जाते हैं। सिंगापुर इंडिया का एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, फिर भी हम लोग सिंगापुर या छोटी जगह या दुबई जाते हैं या कुवैत जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा है, इंडिविजुअल के पास पैसा है। वहाँ पर 1-2 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10-15 हज़ार कमाने में बहुत जान छूट जाता है। तो लार्ज पर कैपिटा इनकम एक देश का भविष्य है और इट इज़ अ साइन ऑफ आ डेवलप्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट, एन एड वैलोरम ड्यूटी इज़ अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। एड वैलोरम ड्यूटी एक टैक्स है, किसके ऊपर है, माने कौन सा टैक्स के ऊपर ये ड्यूटी लगता है? आपका ऑप्शन है द वैल्यू एडेड टैक्स वैट, जो अभी नहीं रहा, अभी जीएसटी हो गया है। ऑप्शन बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक चीज़ों का प्राइस, एसेंशियल कमोडिटी बोल सकते हैं। द यूनिट ऑफ द कम्युनिटी, या द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या विज्ञापन में जो खर्चा करते उसका। इन चारों में से कौन सा टैक्स के ऊपर या कौन सा खर्चे के ऊपर एड वैलोरम ड्यूटी लगता है? चलिए दोस्तों ट्राई कीजिए। आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस के ऊपर एड वैलोरम ड्यूटी लगता है। तो चलिए नेक्स्ट, द बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन, किस डेट में बजट को पेश किया जाता है? आपका ऑप्शन से 1 अप्रैल, अप्रैल महीने का पहला दिन में। ऑप्शन बी 15 मार्च, मार्च का 15 तारीख को। ऑप्शन सी लास्ट डे ऑफ मार्च, मार्च महीना के लास्ट आखिरी तारीख को। या ऑप्शन डी द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, या फरवरी के पहले डे या पहले हफ्ते में। कौन सा डेट में पार्लियामेंट में बजट, हर साल बजट पेश किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी का पहला दिन में हम लोग बजट को पेश करते हैं और 1 अप्रैल से उसको लागू किया जाता है। और पहले रेल बजट और ऑर्डिनरी बजट अलग होता था, लेकिन आज 2018 से एक साथ 18 या 19 से एक साथ हो गया है, मर्ज हो गया है रेलवे बजट और ऑर्डिनरी बजट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एवरेज पर कैपिटा एनुअल अर्निंग ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स? फैक्ट्री वर्कर्स में कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जहाँ का फैक्ट्री वर्कर्स को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, या सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है फैक्ट्री वर्कर्स को, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को, वैसा नहीं, दूसरा नहीं। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो सही जवाब है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री वर्कर्स का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, औसत सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। बजट जो है, सिस्टम ऑफ बजट, ये कौन सा वाइसरॉय के दौरान ये शुरू हुआ था? मतलब उस टाइम में जब बजट का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार हुआ है, तब इंडिया का वाइसरॉय कौन थे, ये क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन भी होगा, हिस्ट्री इकोनॉमी, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। और स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आजकल रेलवे में, एसएससीजीएल में, पहले एसएससीजीएल में इतना जीके नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल जीके का वेट भी बहुत कैरी करता है, क्योंकि आज 190 से भी ज़्यादा स्कोर हो जा रहा है और कट ऑफ भी बहुत हाई हो रहा है। इसलिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और रेलवे के लिए जो जीके है और जो साइंस है, खास करके साइंस का क्लास जो हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं, उसको आप स्टे ट्यून रहिए, उसको रोज़ फॉलो कीजिए। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग उसका सही जवाब है। उसी के टाइम पर बजट पेश किया गया था इंडिया में। तो चलिए नेक्स्ट,
ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द इनडायरेक्ट टैक्स अकाउंट फॉर नियरली, टोटल रेवेन्यू का यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू का इनडायरेक्ट टैक्स कितना होता है। आपका ऑप्शन से 0.65 या 65%, ऑप्शन बी 0.70 या 70%, 0.75 या 75% या 0.80 या 80%। ओके, इसका अगर परसेंटेज में होगा तो 65% हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंक्लूशन कितना होता है, कितना महत्व है इनडायरेक्ट टैक्स का होल रेवेन्यू में इंडियन गवर्नमेंट का। और इनडायरेक्ट टैक्स, चलिए आंसर कीजिए, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। करेंटली 65% या 0.65 इंक्लूड होता है, कंट्रीब्यूट करता है यूनियन गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू का। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट, टेम्पोररी टैक्स लिविट टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड। जो टेम्पोररी टैक्स लिविट हम करते हैं एडिशनल रेवेन्यू के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोररी टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए फी, ऑप्शन बी रेट, ऑप्शन सी सेस या ऑप्शन डी सरचार्ज। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और हम लोग गलत करके आ जाते हैं, लेकिन सही आंसर है सी सेस। टैक्स के ऊपर एक टेम्पोररी टैक्स हम लोग लगाता है, उसको सेस कहते हैं। और एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है टैक्स के ऊपर, उसको सरचार्ज कहते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेस। चलिए नेक्स्ट, द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का या संस्था का सबसे बेसिक या मूल एट्रीब्यूट क्या है? आपका ऑप्शन है रोल एंड ड्यूटीज़, ठीक तरह से ड्यूटीज़ करना, इसका रोल्स जो है क्लियर रहना। ऑप्शन बी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन सी एक्सट्रीम एंड प्रेस्टीज या ऑप्शन डी डोमिनेंस एंड सुप्रीमेसी। चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों, बेसिक एट्रीब्यूट क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? तो सही जवाब है ऑप्शन बी रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए एक फॉर्मल अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का मेन एट्रीब्यूट सही है रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप बड़े बड़े अगर कोई कंपनी में जैसे कि TCS विप्रो हो, वहाँ का रूल्स और रेगुलेशन बहुत हाई है। साले ठीक टाइम पे मिल जाता है, ठीक टाइम पे PF ऐसा होता है। ओके, और जितने भी छोटे हैं जिनका हम अनऑर्गेनाइज करते हैं उस सेक्टर में इतना अच्छा रेगुलेशन और रूल्स नहीं होता। तो रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए। इसलिए अपने जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशन का अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस सेशन का, द हाईएस्ट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स कम्स फ्रॉम। जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स जो है, सेविंग्स जो हम करते हैं, उसका सबसे एक अच्छा चंक या हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन चारों में से कौन सेक्टर देता है या प्रदान करता है या कंट्रीब्यूट करता है? तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन बी हाउस होल्ड सेक्टर, ऑप्शन सी कॉरपोरेटिव सेक्टर या ऑप्शन डी प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। कहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स करते हैं, कहाँ कर पाते हैं, कौन से सेक्टर से? ट्राई कीजिए दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन बी हाउस होल्ड सेक्टर। जी हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर से ही सबसे अच्छा सेविंग्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। ऐसे बने रहिए, हम लोग रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो रेलवे के एग्ज़ाम है ग्रुप डी और NTPC के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।